नमस्कार दोस्तों, ये अपना 2025 के पेपर का थर्ड सीरीज़ है। तो आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा अपना, जिसमें हम 101 से और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 150th नंबर, वहाँ तक हम इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपना यूपीएससी की नॉलेज और थोड़ा सा जर्नल अवेयरनेस से। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए कि कौन सी समिति का गठन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेकर एंड रथ समिति। तुम जानते हैं सबसे पहले कौन सी समिति का गठन हुआ है? दांडेकर एंड रथ समिति का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सबसे पहले आएगा। देन उसके बाद में गठित हुआ है लकड़ावाला समिति 4-1, देन तेंदुलकर समिति, उसके बाद में रंगराजन समिति। ये पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो मैं एक बार इनके रिकमेंडेशंस आपको बता देती हूँ, ताकि जो फ्यूचर में हमें थोड़ा कुछ आप लोगों को ध्यान रह सकें। दांडेकर एंड रथ समिति का जो गठन है वो 1971 में किया गया था। दांडेकर एंड रथ समिति का जो गठन है वो 1971 में किया गया था। ठीक है, इसने जो गरीबी की जो परिभाषा दी थी वो सबसे पहले कैलोरी बेस्ड जो बताया था कि इतना कैलोरी होना चाहिए। तो इसने 2250 बताया था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए। दांडेकर एंड रथ समिति ने कैलोरी बेस्ड बताया था कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 2250 कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद में हमारा आता है लकड़ावाला समिति। ठीक है, देन इसके बाद में लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति की जो रिकमेंडेशंस ये 1989 में 1989 में इसका गठन हुआ था। और इस समिति ने क्या किया था कि इससे पहले एक समिति और आई थी, अलग समिति। इसने क्या किया था, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग कर दिया था अलग समिति ने। तो हम अलग से अलग अलग याद कर सकते हैं। जैसे कि दांडेकर एंड रथ ने कहा था कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए सेम होना चाहिए, और इसने कहा था अलग समिति ने कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपनी आती है लकड़ावाला समिति। लकड़ावाली समिति ने क्या किया कि सेम उसके जो अलग समिति के मापदंड थे उनके लिए उनको सेम बनाए रखा कि प्रत्येक ग्रामीण और राज्यों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या किया कि प्रत्येक राज्य के हिसाब से इसने डिवाइड करने रखा। ठीक है, इसके बाद में लकड़ावाला समिति। देन इसके बाद में आती है तेंदुलकर समिति, जिसका गठन 2005 में हुआ था। तेंदुलकर समिति का इसने जो कैलोरी आधारित जो फॉर्मूला था उसको पूरी तरीके से इसने मना कर दिया, और इसने कहा कि केवल जो आपकी गरीबी है वो सिर्फ भूख तक सीमित नहीं हो सकती, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्चे भी इसके अंदर शामिल होने चाहिए। तेंदुलकर समिति ने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ गरीबी जो है आपकी भूख तक सीमित नहीं हो सकती है, इसमें आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। देन इसके बाद में आती है अपनी रंगराजन समिति, जो सबसे लास्ट में गठित हुई है। रंगराजन समिति की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने मानी नहीं। सिर्फ आज हम कौन से वाली तेंदुलकर समिति की ही रिकमेंडेशंस हम लोग अभी तक मानते हैं। ठीक है, इसने ये डिबेट आपने पढ़ा भी होगा कि 32 रुपये का एक डिबेट चला था। 32 रुपये का डिबेट आया था कि गरीब लोग जो हैं, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, एक दिन के लिए उसको 32 रुपये खर्च करने होते हैं। ठीक है, 32 रुपीज़ का एक डिबेट था, वो रंगराजन समिति से रिलेटेड है। इसकी जो रिकमेंडेशंस है गवर्नमेंट अभी इसको मानती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तेंदुलकर समिति की ही रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट अभी तक अप्लाई कर रही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 4-1। ठीक है, हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। अब आप देखिए 4-1, देन उसके बाद में 2 और 3। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो शामिल है। मैं आपको बताती हूँ। 8th शेड्यूल में हमारी जो है नेपाली लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी? नेपाली लैंग्वेज जोड़ी गई थी अपना 71वें संविधान संशोधन के तहत में। ठीक है, तो नेपाली तो है इसके अंदर। इसके बाद में डोगरी, बोडो और भोजपुरी। डोगरी और बोडो कब जोड़ी गई हैं? डोगरी और बोडो दोनों 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। और जो भोजपुरी भाषा है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो भोजपुरी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 4th हमारा गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर है, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अमल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है और क्षारीय विलयन पीएच 7 से कम का होता है। तो ये दोनों इसने इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि अमल जो है वो 7 से कम होता है और जो क्षार है वो 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि इनमें सही है। तो ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें सबसे पहले से सबसे आखिरी के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और आर वेंकटरम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मुझे इनका सबका कार्यकाल याद नहीं है। मुझे अब्दुल कलाम जी का याद है और नीलम संजीवा रेड्डी का याद है, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी 1980 के आसपास, जब इंदिरा गांधी वाला जो इशू था, तब ये बने थे। और ये एपीजे अब्दुल कलाम अपने 2007 से, शायद 2007 से 2012 के बीच में रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इन दो का पता है। हम देखते हैं एक बार हम इस ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाते हैं क्या। नहीं, आई थिंक इनका भी पता होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रही हूँ, हम लास्ट में देखेंगे कि कितना हम स्किप कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 4 बौद्ध समितियाँ। बौद्ध समिति हमने हिस्ट्री में पढ़ी हैं। ठीक है, जो अपनी बौद्ध समितियाँ हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर भी गिवन है। सॉरी, स्पेक्ट्रम की नहीं, अपना सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री में आई है। आई एम सॉरी। सो 4 बौद्ध समितियों के बोला है इसने, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले वैशाली, कुंडलवन, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले कब हुआ था। ठीक है, जो अजातशत्रु के टाइम पे सबसे पहली गठित, सबसे पहला जो बौद्ध समिति करी थी वो अजातशत्रु के टाइम पे करी गई थी। कहाँ, राजगृह में। तो ऑप्शन ए यानी ये हमारा एलिमिनेट हो गया और ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देन इसके बाद में, क्योंकि दोनों में 1-1 है, तो यानी वैशाली हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। राजगृह, वैशाली, कुंडलवन और पाटलीग्राम हमें देखना है। ठीक है, तो जो अशोक हैं, अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, 4 और 3। ठीक है, तो ये आएगा 2143। ठीक, 2143 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। बौद्ध समितियाँ गठित की थी। सबसे पहली बौद्ध समिति आई थी, अजातशत्रु ने किया था राजगृह के अंदर। ठीक है, अजातशत्रु ने किया था राजगृह के अंदर। देन वैशाली के अंदर काल अशोक ने वैशाली के अंदर। देन उसके बाद में पाटलिपुत्र अशोक ने, और कुंडलवन में किया था कनिष्क ने। ठीक है, ये इसका जो 4 बौद्ध समितियाँ गठित हुई थी उन सभी का काल है कि और कौन से राज्य ने उसकी गठित करी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आप सूची दी गई है परमाणु शक्ति संयंत्र और राज्य। ठीक है, परमाणु कुडानकुलम, काकरापारा, कैगा और रावत भाटा। तो रावत भाटा तो इजी है, राजस्थान में है। ठीक है, रावत भाटा तो राजस्थान में है, यानी 4 का सी आप इजीली देखिए, 4 का सी यानी ये वाला हमारा कट हो गया एंड हमारा ये वाला कट हो गया। ठीक है, अब काकरापारा तमिलनाडु, बी का काकरापाड़ा कहाँ है। काकरापाड़ा आपका गुजरात वाला जो लोकेशन है, काकरापाड़ा गुजरात में है। ठीक है, बी का 4 यानी बी का 4, दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर 2 भी पता हो तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। मुझे ये दोनों पता था, काकरापाड़ा गुजरात में है और रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक है, 107 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हैं किसने दिए थे। 2025 में जो बुकर पुरस्कार है वो भानु मुस्ताक को मिला था। हार्ट लैम्प नाम से इनकी एक कन्नड़ में इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसका जो लैंग्वेज चेंज को लेकर के, और जिसका अंग्रेजी में मतलब इन्होंने कन्नड़ में लिखी थी और उसका इंग्लिश में अनुवाद दीपा भास्ती जी ने किया था। तो ए और बी यानी ऑप्शन ए एंड 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये आप करंट अफेयर्स की जो भी कंपाइलेशन पढ़ते हैं उनमें ईजिली कवर होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं 108 पे। निम्न सूची 1 और 2 दी गई है, लोह एस्क दिया गया है और उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, अब इसने बोला है गुरु महिषनी, बैलाडीला, नोआ मुंडी और कुद्रेमुख। बहुत ईजी है।
ज्योग्राफी में जब हम रिसोर्सेज वाला मैपिंग करते हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो स्टेट पीसीएस होता है ना फैक्चुअल ज़्यादा होता है, और हमने ज्योग्राफी में खूब सारे फैक्ट्स हम पढ़ते हैं जब हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं या मैपिंग करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन उससे आप इजीली कर सकते हैं। जैसे गुरु महेश ने, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, हम बैलाडीला आई नो दैट बैलाडीला हमारा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद में नोआ मुंडी मैं जानती हूँ कि झारखंड वाला रीजन है। कुद्रेमुख भी मैं जानती हूँ, कौन सा वाला कुद्रेमुख हमारा कर्नाटक में आता है, ठीक है। और गुरु महेशनी हमारा उड़ीसा के अंदर आएगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए आप, एक सेकेंड, अब ऑप्शन देख लीजिए। ये है गुरु महेशनी, हमने अभी लगाया था उड़ीसा के अंदर है, कुद्रेमुख हमारा कर्नाटक में है, बालाडीला झारखंड में, और नोआ मुंडी छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने बनाया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बनाया है, इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बनाया है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट देखिए इसमें, यह पहला संधि है जो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, ठीक है, ये बात तो सही है। इसमें 38 सदस्य हैं, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में आज तक एटलीस्ट 25+ कंट्रीज़ होंगी टिल 2026, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब अपन देखते हैं मध्य भारत वाला, सॉरी जो इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इक्वेटर से ऊपर कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा सूर्य आता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। विश्व सौर बैंक और वन सन वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है, हाँ तो ये सही है, वन सन वन ग्रिड के ऊपर ही काम करता है ये। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2025 में संयुक्त विश्व बल अभ्यास खंजर, तो ये अपना करंट अफेयर्स में कवर है। मैं एक्चुअली विजन के मैगजीन फॉलो करती हूँ यूपीएससी के लिए, सो ये उसमें इजीली कवर है। जो खंजर एक्सरसाइज है वो किर्गिस्तान के साथ में करता है इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, वैसे आप मुझे बताइए कमेंट में कि किर्गिस्तान के साथ में इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, किर्गिस्तान के साथ में इंडिया अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन इंडिया किर्गिस्तान के साथ में एक्सरसाइज खंजर करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 112 नंबर पे, सॉरी 111 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? सतत विकास लक्ष्य से संबंधित, तो सतत विकास लक्ष्य किसके अंदर आएंगे? योजना आयोग के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है, ठीक है। अब आइसोटोप के बारे में बोला है इसने, आइसोटोप से संबंधित क्वेश्चन है। अब आप आइसोटोप क्या होता है? समस्थानिक ये होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु, लेकिन इसके न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, और परमाणु जैसे कि अपन कार्बन 14 है, जैसे एक सेकेंड, जैसे कार्बन 14 और कार्बन 12, ठीक है। इसका ये वाला जो है यहाँ पे तो 1 ही है, ठीक है। परमाणु की संख्या तो इसमें सिमिलर हो गई, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होगी, इसी को समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक हैं? नहीं, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम जो है कार्बन के नहीं है, ये किसके हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कार्बन के समस्थानिक कौन है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी ऑप्शन 2 इसका गलत हो गया है, सही उत्तर चुनना है हमें। तो ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया, ये वाला, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची दी गई है और विषय दिया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से आप इजीली इसको कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची, हम जानते हैं 7वीं अनुसूची क्या, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ डिवाइड करी गई हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची भाषा, हमने अभी एक क्वेश्चन किया है, आई थिंक मैं आपको बता दूं, हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया था भाषा से रिलेटेड, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा गिवन है। 9वीं अनुसूची में
कुछ अधिनियम दिए गए हैं, कुछ अधिनियमों विनियमों का सत्यापन किया गया है और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर है। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगोली संधि से संबंधित, सुगोली संधि किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और नेपाल को लेकर के सुगोली संधि हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था सुगोली संधि में? एक्चुअली 3 रीज़न है, जो जैसे कुमाऊँ, गढ़वाल और तराई वाला जो रीज़न है, नेपाल ने क्या किया था, एंग्लो और नेपाली युद्ध हुआ था 1816 में। ठीक है, तो उसने अपना काठमांडू, गढ़वाल और तराई वाला जो रीज़न है वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो इसमें कौन कौन से रीजन्स आ जाएंगे आपके? शिमला, ठीक है, रानीखेत और नैनीताल, ये तीनों रीजन्स आ जाएंगे। काठमांडू प्राप्त की थी। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वावलंबिनी थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा है कि किसी को मतलब रोज़गार को, मतलब किसी को कौशल देकर के किसी की उद्यमिता को निखारना है, इस तरीके से साउंड कर रहा है कि किसी व्यक्ति का जो है उसको मतलब किसी चीज़ को लेकर के कैपेबल बनाना है हमें। मतलब मुझे डायरेक्ट इसका नहीं पता है स्वावलंबिनी किस मंत्रालय ने शुरू किया था, बस इसका थोड़ा सा मुझे साउंड से मैं आइडिया लगा रही हूँ। स्वावलंबन का मतलब है किसी व्यक्ति को अच्छा सा उसको कौशल दे करके उसकी जो योग्यता है उसको निखारना। तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत मैं इसको टिक करूँगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका, ये मेरा सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, भारत में एक्चुअली 2 तरीके, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये अपना इंडिया का मैप है। इधर जो नदियाँ गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। ठीक है, इधर जो गिरेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी। अब इसने बोला है पेरियार, तो हाँ हम जानते हैं पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, केरल से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब पेन्नार और पलार, एक्चुअली मुझे पलार का आइडिया नहीं कि पलार कहाँ है, मुझे पेन्नार पता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के जो नंदी हिल्स हैं वहाँ से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यानी ऑप्शन 2 तो गलत हो गया इसमें, तो ऑप्शन 2 ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। एंड अब मुझे पता है, मुझे थर्ड ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पेन्नार मैं जानती थी कि कौन सी तरफ पड़ता है। पेन्नार वाला जो अपना कर्नाटक की नंदी हिल्स से निकल करके और अपना आंध्र प्रदेश की तरफ बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट यदि मैंने कर दिया तो मुझे पता है ऑप्शन ए मेरा सही है। तो ऑप्शन सीधा हमें पता लग गया कि हमारा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्तियों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्चुअली गाइज मैं ये स्किप करना चाहूँगी क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अभी तक आई थिंक हमारे, क्योंकि हमने शायद 11 क्वेश्चन लास्ट सीरीज में छोड़े थे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के टोटल हमने लास्ट 11 क्वेश्चन छोड़े थे। ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप करूँगी, तो हमारी आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने पहले भी स्किप किया है। तो आई थिंक अभी मेरे तक मेरे टोटल 13 क्वेश्चन हो गए जो मैंने स्किप किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम 18 नंबर पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से वही है, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। सही बात है भाई, खाद्य सुरक्षा हमें करनी है। तो यदि आज हमारे पास में किसी समय यदि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी को लेकर के हम कुछ स्टॉक नहीं रखेंगे। ये वाला तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, अभिकथन तो सही है। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। बिल्कुल राइट साउंड कर रहा है और ईजी है, आपको पढ़ने से भी लगेगा कि एकदम ईजी है। तो ये बोल रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आर ए की नहीं आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलिए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये तो सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति वैसे कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी वो ना तो राज्यसभा से आते हैं और ना ही विधानसभा से।
कहीं से नहीं आते, वो इंडिविजुअल उनका एक पद होता है, ठीक है। और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और जब राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होते तो उपराष्ट्रपति के तौर पे वो काम करते हैं, ठीक है। उनको जो वेतन भत्ते वगैरह जो भी उनको उपलब्धि मिलती है वो सब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है। अब सेकंड बोल रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नहीं, राज्य जो उपराष्ट्रपति हैं वो ना राज्यसभा के और ना ही विधानसभा के, दोनों में से किसी के सदस्य नहीं होते। ये लक्ष्मीकांत से आप इजीली कर सकते हैं इसका। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ऑप्शन ए हमारा राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। बोल रहा है सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। भारत की क्या, हर कंट्री की महत्वपूर्ण है। यदि पूरे सतत विकास लक्ष्य क्या है, यूएन ने बनाए थे ना, यूएन ने बनाए थे ना जो अपना SDG गोल्स हैं। तो इंडिया का क्या, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर हर देश अपने अपने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा तो वैश्विक सफलता तो तभी आएगी जब हर कंट्री अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगी। तो पहला तो सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का चौथा हिस्सा निवास करता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, और ये हमारा आई थिंक ज्योग्राफी का जो 12th क्लास की NCERT आई थिंक उसके अंदर गिवन है कि भारत में जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन उसका 6th हिस्सा भारत का कवर करता है। तो ये मुझे मोटा मोटा इसका आइडिया है, ठीक है। तो मैं दोनों को ही राइट मान रही हूँ इसमें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, ऑप्शन तो यही सही है क्योंकि दोनों में बात अलग अलग बोल रहा है ना। यहाँ पे तो वो पॉपुलेशन को लेके बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में तो, और ए ऑप्शन में बोल रहा है SDG लक्ष्यों को लेकर के। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शासक और राजवंश, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन, कंडुगोन, अमोघवर्ष और राजराज प्रथम, ठीक है। इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। अमोघवर्ष प्रथम, राजराज प्रथम। राजराज तो मैं जानती हूँ कि चोल का है, ठीक है। राजराज तो मैं जानती हूँ चोल का है। और आपका कुंडगोन आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। राजराज प्रथम के बारे में मैं जानती हूँ चोल का है, यानी डी का सी। तो ऑप्शन ये हमारा एलिमिनेट हो गया और ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हमें 2 ऑप्शंस में हमें चलना है। महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम राष्ट्रकूट का है आई थिंक। महेंद्र वर्मन प्रथम कहाँ का है ये, मतलब 2 ऑप्शंस हम इजीली इसमें एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि राजराज प्रथम चोल का है। सो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारे ए और सी में अब वो अपना 50% तो हो गया है, मतलब यहाँ तक हम आ गए हैं। तो ये वाला मैं अभी एक बार, अगर मैं चाहूँ, मुझे अगर अटैम्प्ट करना होगा तो मैं दोनों में से कोई ना कोई करूँगी। अगर मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अगर कम हुए होंगे तो मैं इसमें से ऑप्शन ए और सी में से कोई ना कोई अटैम्प्ट जरूर कर दूँगी। अब चलते हैं। एपिको आंदोलन निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से संबंधित है। एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन, ठीक है। और पश्चिमी घाट के कर्नाटक में हुआ था ये एपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में जो अपना पश्चिमी घाट है उसको लेकर हुआ था कि वहाँ पे जो वाणिज्य और औद्योगिक हित है ना, जंगल को नुकसान पहुँचा रहे थे। तो इस वजह से वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने एपिको आंदोलन किया था। कर्नाटक से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? एकदम ईजी है। मुद्रा योजना है, पैसे से संबंधित है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आती होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से करना है हमें, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं करना। अगर हम ज़्यादा ऐसे सोचने लग जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी कम होंगे। थोड़ा रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा एग्ज़ाम टाइम में। अगर हम, क्योंकि जैसे एप्टीट्यूड आपका दिखाना पड़ेगा आपको, हम CSAT का पेपर करते हैं तो भी, कि हम हमारे अंदर कितनी डेयरिंग है, ठीक है। थोड़ा सा हमें अपना मतलब वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो थोड़ा सा हमें अपना डर निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से ही हमें अटैम्प्ट करने, अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित चुनावों पर विचार कीजिए,
चुनाव सुधारों पर विचार करना है और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि किस तरीके से भारत में चुनाव के सुधार हुए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और नोटा। तो इसमें ये अपना लक्ष्मीकांत में कवर हो जाता है। आई थिंक 73 या 74 नंबर चैप्टर है, उसके अंदर अपना इजीली कवर हो जाता है। सबसे पहले भारत में क्या आया था? ईवीएम आया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र आया होगा उसके बाद में, ठीक है। अब ईवीएम मशीन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले जो ईवीएम मशीन है वो कहाँ यूज़ करी गई थी। चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो ईवीएम मशीन है वो हमारी केरल में यूज़ हुई थी। 1982 का आई थिंक चुनाव था, उस समय पे सबसे पहले केरल में यूज़ करी गई थी। इसके बाद में मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र की जो अपना होता क्या था कि लोग बाग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते थे कि जैसे मेरा आईडी कार्ड है और मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई भी जाकर के वोट दे आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि चुनाव में सुधार करते हुए सभी का फ़ोटो लगा दिया, जो भी पहचान पत्र है फ़ोटो देख करके ही आप मत देने जा सकते हो। तो सेकंड ये किया था उन्होंने। थर्ड, मतदाता सत्यापन, जो वोटर वेरीफिएबल जो पेपर ऑडिट है, ठीक है, सी। एंड फिर उसके बाद में नोटा वाला जो है अपना, ये अपना 2000 शायद 12 के आसपास आया, तो ये सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। 4 अब हमने देखा है 2, 1, 3 एंड 4, 2, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहे हैं मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। हाँ, हमने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है तो वाष्पीकरण होने से शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है, ये सही है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, जैसे अपना कौन सा जुलाई अगस्त वाला जो मौसम आता है उसमें जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लग जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे। और ए और आप ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, गलत है, क्योंकि दोनों सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स में कवर था ये अपना केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंदर आया था। भारत पोल में आपको एक्चुअली उद्देश्य बता देती हूँ। इसमें क्या किया था, जो भारतीय कानून की जो एजेंसी है, भारतीय कानून प्रवर्तन की एजेंसी जो आपराधिक मामले देखती है, उसको विदेशी कानून प्रवर्तन के सहयोग से, मतलब जो भारत की जो कानूनी एजेंसियाँ हैं ना, वो विदेशों से भी कुछ सहायता प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के लिए भारत पोल आया था, सीबीआई लेके आई थी। सीबीआई क्या करती है? सीबीआई आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों के अपने मामलों को जांच कर सकती है, तो सीबीआई के तहत ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, इल्बर्ट बिल विवाद, नील विद्रोह और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। अंग्रेजों ने अवध का जो अधिग्रहण कब किया था? अंग्रेजों की सभी संधियां शर्तें मान रहे थे अवध, तो ठीक है, इसके बाद में भी अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। ये इल्बर्ट बिल विवाद, नील विद्रोह, 1856 में अवध, वैसे तो अवध सभी संधि शर्तें मान रहे थे ब्रिटिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, कुशासन के नाम पे अवध का अधिग्रहण कर लिया था। 1856 की बात है ये, ठीक है। और 1857 का जो अपना जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, उसके अंदर अवध का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नील विद्रोह आई थिंक इस पेपर में पहले भी कवर हुआ है, हमारे जो हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस किए थे ना, नील विद्रोह उसमें भी कवर हुआ है। तो हम जानते हैं 1860 के अराउंड नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक है। तो पहले अवध का अधिग्रहण, फिर उसके बाद में नील विद्रोह। अब हम देख लेते हैं अगर हमारे दो ऑप्शन से भी हम अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ऑप्शन ए एंड 3 ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। अब अफगान युद्ध कब हुआ है? अफगान युद्ध हमारा 1880 के आसपास हुआ था।
अफ़गान युद्ध जो फ्रांस का भय था अंग्रेज़ों को कि भारत के बाहर एक्चुअली अंग्रेज़ों ने 3 युद्ध लड़े थे। अफ़गान, ठीक है, अपना श्रीलंका वाला जो रीजन है वो, और एक सिख वाला जो पंजाब वाला रीजन है वो। तो अफ़गान का सबसे पहले युद्ध किया था उन्होंने, तो 1860 के आसपास का है एफ को। तो 1, 3 एंड 4 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर मंजूर उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश का स्टैटिक है, तो ये वाला तो मैं स्किप करूँगी क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी ये वाला। यूपी का मैंने एक्चुअली कुछ स्टैटिक पढ़ा नहीं है अभी तक, मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा कवर करती रह रही हूँ। बस मैं थोड़ा PYQ देख रही हूँ कि हम अपना कितना UPSC की नॉलेज से कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। सो ये वाला मैं अभी स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। उल्लास, दीक्षा, भारत निर्माण कार्यक्रम। तो भारत निर्माण कार्यक्रम कैसे साउंड कर रहा है ये? विकास और अवसंरचना से रिलेटेड साउंड कर रहा है, तो ऑप्शन 3 तो हो नहीं सकता है। ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। उल्लास और दीक्षा, ठीक है। उल्लास विद्यालय स्तर पर ये उस टाइम पे बहुत अच्छे से कवर था सभी मैगजीन्स में। उल्लास के अंदर क्या गया था? विद्यालय स्तर पर जो गुणवत्ता है उनको बढ़ाना, बच्चों की जो समझ है उसको विकसित करना। और दीक्षा के अंदर था जो डिजिटल संसाधन है उनके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी का जो ज्ञान है उसको साझाकरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना था उनको, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए एंड 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारत निर्माण कार्यक्रम है जो ये अपना अवसंरचना से रिलेटेड आता है, तो ये वाला इसमें नहीं है, ठीक है। 130 देखते हैं हम। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे और अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा वॉर का सिचुएशन चल रहा है कंट्रीज़ के बीच में, तो आयरन डोम मिसाइल इजराइल का है, एकदम इजी है, ठीक है। करंट अफेयर्स में इजीली जो मिसाइल्स होती हैं, UPSC भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछती है जो मिसाइल्स से रिलेटेड होती है ना, कि कौन सी मिसाइल कौन सी कंट्री की है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें, बिल्कुल ईजी है। पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है, दोनों सही हैं। अब A और R दोनों सही हैं। R A की व्याख्या नहीं करता है, नहीं, ये गलत है। R A की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात कर रहे हैं के संदर्भ में UNDP ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। तो UNDP ने, ये सही है, 1990 में पहली रिपोर्ट आई थी UNDP की जिसने HDI दिया था। और मानव विकास सूचकांक पहली टीम महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक थे, और दूसरे क्या थे? अमर्त्य सेन थे, नहीं, इसने बोला एस्पिरेशनर, नहीं, एस्पिरेशनर नहीं थे, अमर्त्य सेन थे, यानी ऑप्शन 2 गलत है। तो इसमें हमारा कौन सा? ऑप्शन D इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 133 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये हमें सही से देखना है, सही सुमेलित नहीं है ये बोला इसने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को है, तो ये तो सही है, जो वोटिंग राइट्स जो मिले हैं 25 जनवरी को मिले हैं। संविधान दिवस 27 जनवरी, नहीं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हम हमारा कब मनाते हैं? हम 26 नवंबर को मनाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 इसमें सही नहीं है, ठीक है, हमें सही नहीं बताना है ना। ऑप्शन A तो हमारा सही है, तो ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया, और संविधान दिवस 27 जनवरी ये गलत है, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। यदि आपको मानवाधिकार दिवस नहीं भी पता हो ना तो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सही है, कौन सा? 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काम के बदले अनाज, सामुदायिक विकास, स्वरोजगार के लिए, ये वाला एकदम स्टैटिक है, मैं इसको स्किप करूँगी, ठीक है। हमारे आई थिंक अभी तक 14th क्वेश्चन है ये जो हमने स्किप किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 135। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, एकदम इजी क्वेश्चन है, शंकर नायर जी ने अपनी उपाधि जो है वो वापस लौटा दी थी, ठीक है। 135 का ऑप्शन D, स्टैटिक में इजीली कवर हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए आप, पंबन ब्रिज से संबंधित है। नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा, जो रेल मंत्रालय के तहत
ये नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं स्किप करूँगी, ये वाला क्वेश्चन मुझे इसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। नहीं, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज़ लिखा है तो हम कोई भी दुकानदार उससे कम रुपए क्यों लेगा। और यदि उस पर 100 लिखा है और अगर कोई शॉपकीपर उस पर 120 मांग रहा है तो हम उससे मना कर सकते हैं ना कि नहीं, इसका तो MRP 100 गिवन है, आप 120 कैसे ले रहे हैं। तो ये वाला तो गलत बोल रहा है। हम उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बोला, MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी डिस्काउंट भी रहती है, या जैसे MRP उसने अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा होता है 100 रुपीज़। अभी कभी आपने देखा होगी जो शॉपकीपर है वो 85 में भी इसको सेल करता है, कोई 80 में भी सेल कर देता है। तो वसूलना ही होता है, क्योंकि इसने वसूलना होता है, तो वसूलना ही होता है, तो ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए और एक सेकंड रुकिएगा, आई थिंक इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं, ये आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं गलत इसको सोच रही हूँ या क्या है। ये आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा 137 वाला जो है वो। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 और 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जो है वो जून 2022 में लॉन्च किया गया था, ये एकदम सही है। ठीक है। इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25, नहीं, एक तो ये आप देखिए बिल्कुल फैक्चुअल दे दिया है, तो हो सकता है कि रॉन्ग भी हो, एक तो हम इस तरीके से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, ये COP26 में अपनाया गया था, जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो COP26 में अपनाया गया था इसको, तो ये वाला गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। अब 140 देखते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी, इन्हें लोकप्रिय ब्रेटन वुड्स, सही है। वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स अधिवेशन जो हमने पढ़ा है दोनों से ही निकला है, जो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो पहला तो सही है। दूसरा बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में, नहीं, यदि एक ही जगह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ है तो जिनको इनका हेडक्वार्टर है वो अलग अलग कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस से ही हम लगा सकते हैं। और हमें पता है दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, तो गलत हो गया ये। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 141 देखिए, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। 108 में है, स्टैटिक है एकदम, लक्ष्मीकांत में भी गिवन है सारे आर्टिकल्स। आप एक बार थोड़े थोड़े आर्टिकल्स भी मतलब एक साथ नहीं, बाकी जैसे 20 आर्टिकल आज पढ़ लिए, और मतलब एक भाग के हिसाब से पढ़ लो आप, जैसे अपने 12 भाग हैं तो 12 भाग पढ़ लिए, जैसे 12 पढ़ लिए, दो दिन के गैप लेके पढ़ लो। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे क्या है, मेमोराइज होने लग जाएंगे। ये मुझे अच्छे से मेमोराइज हैं, मतलब अच्छे से नहीं, ज़्यादातर मेमोराइज है मुझे, जैसे 108 में है ये। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया है, तो ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, ये वाला सही है। संविधान संशोधन विधेयक और एक विधेयक हो रहा है, आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विधेयक है। 2 विधेयक से रिलेटेड एक्चुअली संविधान संशोधन का विधेयक पारित किया जा सकता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूची यानी SDG दिए गए हैं और उनका क्या क्या लक्ष्य है वो दिया गया है। SDG 1, 3, 4 और 6 एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये लिस्ट तो आपको रटी हुई होनी ही चाहिए, क्योंकि 2015 में SDG जो है वो अडेप्ट किए गए थे,
और 2025 में उनको 10 साल भी कंप्लीट हो गए हैं। सो इस वजह से भी ये सूची हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और ये आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि एकदम स्टैटिक है ये मैं करवा नहीं रही हूँ आपको क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं को घोंसला बनाने का समय होता है। अब ऑपरेशन ओलिविया, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में बात कर रहा है ओलिव रिडले कछुओं को लेकर के, तो आई थिंक ऑप्शन ए तो राइट हो सकता है क्योंकि उड़ीसा के तट पे ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये वाला तो मुझे सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी इसका मुझे ठीक लग रहा है। अब ये वाला तो कट हो गया। अब ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है। यदि मुझे इसमें गैस करना हो तो मैं ये सोच सकती हूँ कि हो सकता है कि किसी और महीने में चलाया जा रहा हो, क्योंकि एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन फिट करना है और अगर ऑप्शंस भी बनाने हैं क्वेश्चन के, तो कुछ ना कुछ तो वो उसने चेंजमेंट किया ही होगा। तो इसमें यदि मुझे मेरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर कम अटैम्प्ट भी होंगे तो मैं इसको रॉन्ग मानूंगी और ऑप्शन जो है ए है उसको राइट मान दूंगी, कर दूंगी। ठीक है। लेकिन अगर मुझे नहीं भी आता है तो भी मैं 50-50 पे पहुंच गई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये वाला तो गलत है। ठीक है। या तो एक और दो सही होगा और अकेला दो तो सही नहीं हो सकता है क्योंकि एकदम फैक्चुअल है। वैसे इसका जो ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन डी इसका आंसर है, क्योंकि ये अगस्त के महीने में नहीं है, ये अपना नवंबर दिसंबर के मंथ में आता है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है नोकरेक, बायोस्फीयर रिजर्व और असम। ये असम के अंदर है। मानस अगस्थ्यमलाई केरल में है और आपका जो मानस है वो, यानी कि मानस असम के अंदर है और नोकरेक भी, तो अपना एक गलत हो गया, यानी 1 गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी, यानी 2 और 3। ऑप्शन सी इसका राइट है। और ये मैं अपनी जो मेरा जो अपना ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं भी जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, मतलब हर स्टेट के, अभी मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी आज से ही। आई थिंक मैं फर्स्ट वीडियो डाल दूँगी इसमें। हम एकदम से इतना बर्डन नहीं लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे आज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का कर लिया, दैन सेकेंड डे हमने हिमाचल प्रदेश का कर लिया, फिर उत्तराखंड का कर लिया। इस तरीके से डेली एक एक स्टेट कवर करेंगे और हमारे मतलब मैक्सिमम 30 डेज़ में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम पर स्टेट के बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, ठीक है, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स वाली सीरीज मैं अभी लेके आऊँगी। अभी नहीं, आई थिंक 1-2 महीने लग जाएंगे उसको मुझे पूरा कंप्लीट करने में। प्रॉपर मैप और प्रॉपर आपको हाथ से हैंड रिटन ड्रोन नोट्स प्रॉपर मिलेगा उसका। ठीक है। तो ये मैं भी अपने चैनल पे शुरू करूँगी। ये वाला अपना हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये वाला तो सही है, 1991 में हुई थी। जो अपना 1992 वाला जो अपना रियो समिट है, उसके दौरान भी इस पर चर्चा मैंने करी थी। एक क्वेश्चन पहले भी आया है ये। तो वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा है, एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1991 में, तो ये तो सही है। यह केवल विकसित देश इसके दाता है। नो, विकसित देश नहीं, विकसित और विकासशील दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी गलत है, ये गलत हो गया ये, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 146 पे। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में तो नीति निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सही है। डीपीएसपी का जो मेन मोटिव वही यही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है और एक ऐसा लोकतंत्र की स्थापना करनी है जहाँ पे सभी लोग अच्छे से रह सकें। तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना दोनों ही सही हैं, यानी इसमें हमारा हो गया ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं गलत है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 147। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा? खाद्य सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, किस सबसे पहले कौन लेके आया था? जो एम.एस. स्वामीनाथन है। ये तो हमारे कौन, जो अपना ग्रीन रेवोल्यूशन है, एम.एस. स्वामीनाथन के लिए अतुल प्रणय है। ठीक है। अतुल प्रणय, समाली श्रीकांत और अमर्त्य सेन। तो खाद्य सुरक्षा जो है सबसे पहले अमर्त्य सेन लेके आए थे। ठीक है। ये अपना 147 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 148। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से
ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया था। ये स्टैटिक है आई थिंक, और मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रही हूँ कि किसने दिया था किसने नहीं, तो ये वाला भी मैं स्किप कर रही हूँ। आई थिंक हमारे 15 क्वेश्चन स्किप हो गए हैं अभी तक, ठीक है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, हम वो भी देख लेते हैं कि हम कर पा रहे हैं उनमें से या नहीं। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। स्टैटिक क्वेश्चन है ये, हम जानते हैं बाजीराव प्रथम है, इसके बाद में बालाजी बाजीराव, माधवराव, ठीक है। 1, 3, 4 and 2, ठीक है। सबसे पहले बाजीराव, फिर बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी, फिर माधवराव, फिर ये 1, 3, 4, 2, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये एकदम स्टैटिक भी है, यदि आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अपना जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के अंदर गिवन है ये इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वैसे, लेकिन फिर भी अगर मुझे करना होता तो मैं ऑप्शन डी ही इसका सही करती, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेलवे मंडल दिए गए हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पे गिवन है, ठीक है। उत्तर रेलवे, तो नॉर्थ रेलवे हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सही है। ऑप्शन ए जिसमें है वो राइट होगा, ये वाला गलत, ये वाला, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। दूसरा बोल रहा है उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, तो हाँ गोरखपुर यूपी के अंदर है, ठीक है। और ये वाला बिल्कुल सही है, तो 1 and 2 यानी 1 and 2 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट है। ये हो गया, तो हमने एक्चुअली कितने, आई थिंक हमने 15 क्वेश्चन स्किप किए हैं, ठीक है। और हमने 135 क्वेश्चन हम इजीली अटैम्प्ट कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की नॉलेज से, जिसमें हमने कोई यूपी पीसीएस का कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा। अभी भी हमारे पास में आई थिंक 6 दिसंबर को पेपर है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी 5 मंथ हमारे पास में अभी लेफ्ट हैं। यदि हम अपने ही स्टैटिक रिसोर्सेज को दोबारा से यदि हम पढ़ें तो आई थिंक कुछ बेटर हो सकता है। हम ये वाला जो है हमारा यूपी पीसीएस, हम इसको आराम से आई थिंक कर सकते हैं। अभी 5 मंथ्स हैं, यदि हम अपना ही स्टैटिक जो पोर्शन हमारे यूपीएससी का जो पोर्शन है उसी को यदि हम अच्छे से कवर करें तो आई थिंक हम थोड़ा सा इजी वे में रहेंगे उस टाइम पे। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप यूपी स्पेशल के लिए कुछ ज़्यादा कोई बुक मत पढ़िए। यदि आपका अपना अपने जो नॉर्मल बुक्स हैं, जैसे स्टैटिक जो भी बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, या एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हो गया रामचंद्र शर्मा, मेडाइवल के लिए हो गया सतीश चंद्रा, यदि ये अपनी जो बेसिक बुक्स हैं यदि ये कवर हैं आपकी, तो आप यूपी पीसीएस के लिए कुछ स्पेशल जो उसकी बुकलेट्स आती हैं वो पढ़ सकते हैं। बट आई थिंक नीड नहीं है, क्योंकि हमने आई थिंक 15 क्वेश्चन स्किप किए हैं और 135 हम इजीली कर सकते हैं। यदि कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तो हम 100 to 120 के मिड में इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। बस इन्हीं को बार बार हमें रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।